नमस्कार दोस्तों, जब हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था तो उस समय पर हमारे देश के किसी एक कोने में कुछ अपराधी एक ऐसे घिनौने अपराध करने की तैयारी कर रहे थे जिस बारे में कोई सोच करके भी उसका रूह कांप उठे। हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा जो वहाँ पे एक डॉक्टर थी और वहाँ पीजी की पढ़ाई कर रही थी। वो डॉक्टर 36 आवर्स की ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में उस लड़की की अर्धनग्न हार में उसकी डेड बॉडी उसी सेमिनार हॉल में पाया गया था। इस घटना के बाद वहां के प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को फोन करके बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये काफी अफसोस की बात है कि जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रही थी उसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने उसके परिवार को ये बता दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, बिना किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, बिना पूरी तरह से जांच करने के बाद में पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है और उसके फिर बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि उसकी बॉडी में 150 मिलीग्राम का सीमेंट प्रेजेंट था। ये किस तरह पॉसिबल है? ये संभव ही नहीं है भाई। किसी एक इंसान की बस की बात ही नहीं है कि वो एक दिन में 150 मिलीग्राम का सीमेंट इजेक्लेट कर सके हैं। ये जरूर किसी एक गैंग ने किया है। इंसान एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिलीग्राम का सीमेंट इजेक्लेट कर सकता है। तो इसके बाद साफ पता चल रहा है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं बल्कि किसी गैंग ने किया है। जहाँ उसकी बॉडी पाई गई थी वो एक उस कॉलेज का सेमिनार हॉल था। यहाँ इस बात का सवाल उठ रहा है, क्या उसका मर्डर उसी हॉल में हुआ या फिर अपराधियों ने उसका रेप कहीं बाहर किया और मर्डर कहीं बाहर किया और उसकी बॉडी को वहाँ उठाकर रख दिया गया। पूरा डिटेल पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि उसके जेनिटल पार्ट्स के आसपास काफ़ी भयानक घाव थे। इससे पता चलता है कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। वो चिल्ला ना सके इसीलिए उसके मुंह और नाक को पूरी तरह से दबा दिया गया, जिस कारण से उसका थायराइड का कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो गया था। उसके ऊपर इतना पूरी तरह से हमला किया गया था जिसके कारण वो जो चश्मा पहनती थी उसका ग्लासेस उसकी आंखों में चला गया और जिस कारण से उसकी आंखों से पूरी ब्लीडिंग हो रहा था। उस डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए पूरा कोशिश किया था, लेकिन शायद उनकी हैवानियत के सामने उनका शारीरिक क्षमता या फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वो अपना जान को खो बैठी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, कोई भी इंसान इतना दरिंदगी तरह से इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकता है? मतलब वो जरूर कोई इंसान नहीं होगा, वो एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान होगा जिसके मन में स्त्रियों के प्रति हमेशा बुरा भावना चलता होगा। इस अपराध करते समय उसके मन में अपने परिवार के प्रति कोई भाव नहीं था। उनके भी घर में उसकी माँ है, बहनें हैं, बेटियां होगी। शायद वो इंसान ही नहीं रहा होगा। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सुन के किसी भी एक आम इंसान का दिल दहल उठेगा। ये केस हमारे देश का कोई पहला केस नहीं है। हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में डेली 90 रेप केस रजिस्टर्ड होते हैं। मंथली कम से कम 25 से ज़्यादा रेप केस रजिस्टर्ड होते हैं। और अगर हम ईयरली बात करें तो लगभग 31,000 से ज़्यादा केस केवल रजिस्टर्ड होते हैं। पता नहीं कितने रेप केस ऐसे भी होंगे जो समाज के डर से, अपने परिवार के डर से वो सामने आ ही नहीं पाते होंगे। इतने सारे रेप केस होने के बाद भी हमारे देश में रेपिस्ट के खिलाफ कोई खास कानून नहीं है जिसके कारण उस रेपिस्ट के अंदर में एक डर की भावना पैदा हो सके, जो क्राइम करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। और इन सब के बीच सीसीटीवी की हेल्प से वहां के पुलिस को एक इंसान का फोटो दिखाई दिया और उसके ऊपर शक हुआ। ये तभी पॉसिबल हुआ जिस सेमिनार हॉल में उस डॉक्टर की बॉडी पाई गई थी उसी हॉल में एक नेकबैंड पाया गया था। उस नेकबैंड को जब उसके डिवाइस के साथ कनेक्ट करना शुरू किया गया और उसके स्टाफ से जब मैच किया गया तो उसमें से एक स्टाफ के साथ एक आदमी के साथ उसका कनेक्शन हो गया, जिससे पता चला कि ये नेकबैंड उसी इंसान का है। उस इंसान का नाम संजय राय था। ये एक ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ कई सारे क्रिमिनल केस ऑलरेडी चल रहे हैं और उस आदमी ने अभी तक 4 शादियां भी की हैं। तो इन सब के अनुसार उस इंसान के ऊपर पुलिस को शक हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने फिर से लोगों को निर्भया केस का याद दिला दिया जो दिल्ली में घटना हुआ था। निर्भया केस का फैसला आने में 7 साल समय लग गया था। उसके बाद ही उसके अपराधियों को सजा मिली थी। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि जब रात को वो डॉक्टर अपने परिवार से बात की होगी और बोली होगी कि पापा मम्मी हम अपने एक हॉस्पिटल में हैं और ड्यूटी कर रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वहाँ के प्रिंसिपल ने उसके परिवार को उसकी डेड होने की खबर सुनाई होगी तो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये केवल उसके परिवार ही सोच सकता है, उसके अलावा और कोई समझ नहीं सकता है। कोलकाता में जब से ये घटना हुआ है तो पूरे देश के डॉक्टर्स, छात्र और पब्लिक उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। शायद इसी का रिजल्ट है कि इस केस को पहले पुलिस हैंडल कर रही थी और आज इस केस को सीबीआई देख रही है ताकि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। लेकिन उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके असली अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। हमारे देश में रेप की सजा की बात करें
तो संविधान के अनुसार 10 साल की सजा के प्रावधान किया गया है। शायद इस सजा का कोई इफेक्ट हमारे देश के रेपिस्टों पर कोई असर नहीं हो रहा है, जिस कारण से हमारे देश में रेपों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब वो समय आ गया है कि सरकार को अपने इस कानून में बदलाव करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में और रेप करने वाले क्रिमिनल्स के मन में ये डर पैदा हो, और फिर वो कोई भी इंसान ये हैवानियत करने से पहले 1000 बार सोचे। इस घटना के पीछे वहाँ के कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दोष है, क्योंकि अगर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता तो शायद ये घटना रुक पाती। जब मीडिया ने वहाँ के कॉलेज स्टाफ से, उसके कलीग से बात की तो पता चला कि उसका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। वहाँ के फीमेल्स कलीग ने उन्हें बताया कि यहाँ फीमेल्स के लिए कोई प्रॉपर बाथरूम का सुविधा नहीं है। जो डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लिए किसी तरह का सिक्योरिटी नहीं है, और उन्हें रुकने के लिए कोई रेस्ट रूम भी प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह का घटना कुछ दिन पहले दिल्ली में हुआ था। बाढ़ के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, और जिस कारण से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये दोनों ही घटनाएं कहीं न कहीं हमारे देश का वीक इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है। पूरे देश के डॉक्टर्स ने इस केस का जस्टिस के लिए और नाइट ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के लिए सिक्योरिटी की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीजीआई ने कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर और बंगाल की सरकार के ऊपर और कोलकाता पुलिस के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़ा किए हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। अब नेशनल टास्क फोर्स ये फैसला करेगी कि अब डॉक्टर को किस तरह का सुरक्षा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं अपने ही कार्य करने वाली जगह पर सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश में किस तरह की समानता की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पीड़िता का फोटोज और वीडियोस को वायरल होने से रोका जाए, ताकि उनकी प्राइवेसी का पूरी तरह से ध्यान रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के ऊपर ये सवाल करते हुए पूछा कि जब ये दुर्घटना हो रही थी तो उस समय आप क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर और छात्र के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स का प्रयोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी टिप्पणी की, देश कोई कदम उठाने के लिए एक और दुष्कर्म का इंतजार नहीं करेगी और इसके ऊपर शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई लगातार संदिग्ध लोगों के ऊपर अपनी पूछताछ कर रही है। इन्हीं बीच सीबीआई उस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के ऊपर भी पूछताछ कर रही है कि सीबीआई ने वहां के पूर्व प्रिंसिपल से सवाल किया कि आपको किस बात की जल्दी थी कि आपने एक मर्डर केस को, एक हत्या को आत्महत्या साबित कर दिया और उसके परिवार को कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सीबीआई ने प्रिंसिपल से पूछा कि आपने किसके कहने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और आपने अपने दुर्घटना के स्थान पर इस तरह का व्यवहार क्यों किया। सरकार ने कॉलेज के आसपास धारा 144 लागू कर दिया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया, ताकि कॉलेज के आसपास भीड़ न जमा हो पाए और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। घटना के बाद जिस संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था उनके साथ सीबीआई पूछताछ कर रही थी। इन्हीं बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगा था कि हमें इस व्यक्ति के साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट का परमिशन दी जाए, ताकि हम सच्चाई को अच्छी तरह से जान पाएं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से पुलिस सच या झूठ का पता लगाती है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिस टेस्ट के सामने इंसान को बिठाया जाता है, फिर उनके बॉडी के ऊपर उनका हार्ट बीट, उनका ब्रीदिंग रेट और उनका ब्लड प्रेशर को देखा जाता है। अगर वो इंसान झूठ बोल रहा होता है तो शायद उस समय उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद ये पता चलता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। कोर्ट ने उसे यह आदेश दे दिया कि आप उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से सीबीआई को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और वो सही डायरेक्शन में अपना केस को आगे बढ़ा पाए और सही समय पर ये फैसला सुना पाए और सही समय पर सुप्रीम कोर्ट को अपना एविडेंस जमा कर पाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट असली अपराधी को सजा दे सके। पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट कोई एविडेंस नहीं मानती है सुप्रीम कोर्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट को एक एविडेंस नहीं होता है। इस टेस्ट के हेल्प से पुलिस सिर्फ और सिर्फ सच या झूठ का पता लगा सकती है और अपने इन्वेस्टिगेशन में हेल्प ले सकती है। प्रेजेंट में सीबीआई जिन लोगों पर उन्हें संदेह था उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। वो डॉक्टर जो अपनी सेवा पूरी ईमानदारी के साथ कर रही थी, उसे न्याय मिलने में हमारा देश कितना वक्त लगाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।